नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान। उत्तराखंड प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण जाएंगे। गैरसैंण की भरासैंडी विधानसभा भवन में ध्वजारोहण करेंगे। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद पहली बार गैरसैंण में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने दौरे की खुद जानकारी दी है। गैरसैंण में ध्वजारोहण के बाद कुछ घोषणाएं भी करेंगे। इसके बाद 16 अगस्त को वीर चंद सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया जाएगा। तो इसका जो है पूरा दौरे के बारे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद जानकारी देते हुए बताया। कल गैरसैंण के दौरे पर जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और ध्वजारोहण वहां पे किया जाएगा। इसके बाद के तमाम कार्य भी क्या कुछ पूरे दिन कार्यक्रम रहेंगे सीएम के, ये तमाम जानकारियां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद एक बयान जारी करके दी है। देखिए, कल 15 अगस्त को देहरादून जो राजधानी का मुख्य कार्यक्रम होता है, उसके पश्चात गैरसैंण जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी अधिसूचित हुई है, वहाँ पर ध्वज आरोहण का कार्यक्रम है। साथ ही कुछ वहाँ पर शिलान्यास और कुछ घोषणाएं भी वहाँ पर की जाएंगी। इसके अलावा अगले दिन 16 अगस्त को वीर चंद सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है, वहाँ से 7-8 किलोमीटर पैदल है दूधातोली पहाड़ पर बुग्याल में, फिर वहाँ जाने का प्रोग्राम है। वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की समाधि पर पुष्पांजलि की जाएगी और कुछ अन्य लोगों को भी वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनको वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालय में ई ऑफिस का शुभारंभ किया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा है कि डिजिटल इंडिया की मुहिम के तहत सरकारी कार्यालयों को ई ऑफिस में तब्दील किया जा रहा है। ई ऑफिस से जनता की समस्याओं को तेजी से उसका निवारण किया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई ऑफिस का शुभारंभ किया है। सरकारी कार्यालयों को ई ऑफिस में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब तब्दील कर दिया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जनता को सुविधा मिलेगी और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निवारण हो पाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल इंडिया का जो उन्होंने आह्वान किया है, उसके तहत उत्तराखंड राज्य में तमाम तरह के जो हमारे कार्यालय हैं उनको ई ऑफिस में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसी के तहत आज देहरादून का जो मुख्य विकास अधिकारी का भवन है, जिला विकास अधिकारी का भवन है और तहसील जो सदर तहसील है, इन तीनों को ई ऑफिस में कन्वर्ट किया गया है। आज उसमें ई ऑफिस प्रणाली उनमें लागू हो गई है और उससे जो तमाम जो लोगों की जो समस्याएं हैं उनके निवारण में गति आएगी, बहुत तेज़ी से उनका निवारण होगा। इसका नाम क्या रखा है? देहरादून में सचिवालय के कर्मचारियों के तबादले किए गए, जिसमें समीक्षा अधिकारी समेत कई कर्मचारियों के तबादले हुए। 3 दर्जन से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के विभाग के तबादले किए गए। बता दें कि पिछले दिनों सीएम ने सचिवों के साथ सचिवालय के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक की थी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे। तो वहीं रुड़की में लगातार हो रही बिजली चोरी को लेकर विद्युत विभाग सतर्क हो गया है। इसी को लेकर देहरादून में आई विजिलेंस की टीम ने लांडौर क्षेत्र में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कई लोगों पर कार्रवाई की गई, साथ ही बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे गए। इस छापेमारी के दौरान 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। देखिए, हमारा पिछले 1 हफ्ते से लगातार ये चोरियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय जी का सख्त निर्देश है कि बिजली चोरी पर अंकुश लगाया जाए। उसी कार्रवाई के तहत ये सब चल रहे हैं एक्शन हमारे। और आज भी लंढौरा क्षेत्र में हमारी टीम गई है, देहरादून से हमारी टीम आई थी विजिलेंस की। उनके सहयोग से अभी जितनी मुझे सूचना मिली, लगभग 15 FIR 15 चोरी के मामले पकड़े और 15 ऐसे केस हैं जो इनमें बकाया है हम पर।
तो वसूली के लिए भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वसूली हमें अपने टारगेट पूरा करना है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में कोरोना के प्रभाव की वजह से हमारी वसूली भी बहुत कम हुई है। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत को पत्र लिखकर उत्तराखंड में सेना भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। साथ ही अक्टूबर में सेना भर्ती रैली आयोजित करने का अनुरोध भी किया है। विधायक गणेश जोशी ने जनरल रावत को भेजे गए अपने पत्र में लिखा है कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं के लिए जून 2020 में कोटद्वार में भर्ती रैली का आयोजन होना था, जिसके लिए युवाओं ने आवेदन भी किया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सेना को ये भर्ती रैली स्थगित करनी पड़ी थी। इसलिए अक्टूबर में भर्ती रैली का आयोजन कर युवाओं को सेना में भर्ती का मौका दिया जाना चाहिए। एक सैनिक बहुल प्रदेश है, अधिकतर यहाँ के युवा सेना भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं और यहाँ पर सेना द्वारा भर्ती रैली जून 2020 में कोटद्वार में आयोजित की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण वो पोस्टपोन हो गई। कई युवाओं ने आवेदन भी किया, जबकि अन्य स्कूलों के लिए अक्टूबर माह का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन उसमें उत्तराखंड का नाम नहीं है, जिससे यहाँ के हजारों नौजवान जो देश की सेवा करना चाहते हैं सेना में भर्ती होकर, तो इस संबंध में मैंने जनरल बिपिन रावत, जो कि हमारे गढ़वाल के गौरव, उत्तराखंड के देश के गौरव हैं और जो गढ़वाल से हैं, मैंने उनको पत्र लिखा है, उनसे अनुरोध किया है कि आप संबंधित को निश्चित कर यहाँ पर भर्ती शुरू कराएं, ताकि यहाँ के जो नौजवान देश की सेवा करना चाहते हैं उनको जो है इसका मौका मिले। उत्तराखंड के द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी की पत्नी रीता नेगी ने एक शादीशुदा महिला प्रीति बिष्ट समेत उसके परिवार पर ब्लैकमेलिंग कर 5 करोड़ की धनराशि मांगने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रीति बिष्ट को थाने बुलाकर पूछताछ भी की। वहीं सूत्रों की माने तो महिला का साफ तौर पर यह कहना है कि विधायक नेगी के साथ उसके रिश्ते हैं और दोनों की एक बच्ची भी है। उत्तराखंड किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत ने रुद्रपुर में विकास भवन सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी किसानों को मिले, इसके लिए अधिकारियों को मेहनत और लगन से काम करना होगा। उन्होंने कहा है कि किसान जब उनके कार्यालय में आता है तो उसे पूरा सम्मान दिया जाए और सारी सुविधाएं भी दी जाएं, जिससे किसान को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और किसान अपने आप में गर्व महसूस कर सके। इसमें जनपद उधम सिंह नगर के सारे किसानों से संबंधित सभी अधिकारी थे। अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष, किसान आयोग के उपाध्यक्ष भाई राजपाल सिंह जी, गौरव जी और अन्य अपने किसान आयोग, किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान जी, ये सब लोग आए थे और ये समीक्षा बैठक थी कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की हैं वो किसानों को कितना लाभ पहुंचा है। किस तरीके से जो है अधिकारियों को काम करने के लिए दिए गए? किसानों को जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं वो किसानों के तक अधिक से अधिक पहुंचे, आखिरी छोर पर बैठा किसान जो छोटा किसान है उस तक पहुंचे, ये योजनाएं हमारी है। खबर नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री के आवासों का किराया और उससे जुड़े हुए दूसरे भत्ते भरने के आदेशों के बावजूद रुपया जमा नहीं करने पर दाखिल अवमानना याचिका में 3 पूर्व मुख्यमंत्री समेत उनके मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। खंडपीठ ने 4 सप्ताह में जवाब देने को भी कहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस ये जारी किया है। सीएम आवास का भुगतान कितना किया गया है, कितना किराया दिया गया है, इन तमाम बातों को अब इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को बताना होगा। आरएलई के देहरादून की तरफ से हमने कंटेम्प्ट पिटिशंस फाइल की हैं, in which one of the respondent is Chief Secretary of this state, other respondents are 3 ex-chief ministers, and one of the ex-chief ministers is presently Governor of Maharashtra. So we have given him a notice under Article 361,
As soon as time period is over, we'll file a petition against him also. कोर्ट ने इस मैटर में एक्सप्रेसली ऑब्जर्व किया है दैट इट्स ए वेरी सीरियस इशू. ऑल आर पब्लिक लिमिनरीज, दे शुड हैव पेड द मनी. और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कोर्ट हैज़ गिवन देम 3 weeks टाइम टू शो कॉज दैट वाई द चार्जेस मे नॉट बी फ्रेम्ड अगेंस्ट देम. सो आफ्टर 3 weeks इस मैटर को कोर्ट ने फर्दर हियरिंग के लिए पोस्ट किया है. सो लेट अस सी इफ दे पे इट और दे. उत्तराखंड में अब तक 2 ही पार्टियां सत्ता में काबिज रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस. वहीं तीसरे विकल्प को लेकर लगातार कई पार्टियों का संघर्ष जारी है और इसी को लेकर बसपा ने एक बार फिर से पुराने साथियों पर उम्मीद जताते हुए तीसरे मोर्चे की ताल ठोक दी है. ऐसे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी तक तीसरे विकल्प का उत्तराखंड में सवाल ही नहीं उठता. विकल्प तो सिर्फ दोनों लोगों के पास कांग्रेस ही रह गया है. जिस तरह से बीजेपी द्वारा प्रदेश की जनता का लगातार शोषण किया जा रहा है वो किसी से भी छुपा नहीं है. और वहीं कांग्रेस के महासचिव सतीश कुमार ने कहा है कि आज क्षेत्र में साफ सफाई और डेंगू को लेकर लोगों में आक्रोश है. घोटाले की सरकार ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है. अब समय आ गया है कि निकम्मी सरकार को हटाकर यहां पर से फेंक दिया जाए. सिर्फ कांग्रेस ही देश को चला सकती है. निश्चित तौर पर आज मैं पहले प्रदेश की ही बात करूंगा, देश की बात नहीं करूंगा. निश्चित तौर पे प्रदेश पे सिर्फ आज केवल एक ही विकल्प है, कांग्रेस. जिस तरह से मौजूदा सरकार ने चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे व्यापारिक नीति हो, चाहे कोरोना से लड़ने के त्रासदी के अंदर इनका कर्म हो, इन्होंने निश्चित तौर पर उस पर पूरी तरह से फेल हुए हैं. आज जिस स्पीड से कोरोना के मरीज यहाँ बढ़ रहे हैं वो सब सरकार की नाकामी के कारण बढ़ रहे हैं. आज जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि ना रोजगार है, ना रोटी है, ना रोजी है और हर चीज़ के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है उत्तराखंड सरकार. और सबसे अहम बात इसके अंदर क्या है कि न इस सरकार के पास कोई ना नीति है ना नियत है. तो दूसरे या तीसरे विकल्प की तो छोड़िए, आज की डेट में मात्र कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है उत्तराखंड के अंदर जो कि सत्ता और पूरी जनता पूरे मन से लगी हुई है कांग्रेस की तरफ देखने में कि कांग्रेस आगे बढ़े और हम उसको आगे सत्ता में लाएं. जहाँ तक कांग्रेस की बात की जाए, आज देश के सामने कांग्रेस पार्टी ही विकल्प है. क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर 56-57 साल सत्ता चलाने का काम किया. उस 56-57 साल में सबसे बड़ी जो खूबी रही है, जो आज शेड्यूल कास्ट भटक रहा है, दर दर मारा फिर रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के समय में नहीं रहा. क्योंकि कांग्रेस पार्टी के समय में सबसे बड़ी बात जो है, लोकतंत्र जिंदा रहा, संविधान जिंदा रहा और आरक्षण जिंदा रहा. आज सत्ता को, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटा कर दे, अगर इस देश में कहीं नुकसान हुआ तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट को नुकसान हुआ. क्योंकि कांग्रेस पार्टी के समय में शेड्यूल कास्ट के लोगों को बहुत भारी संख्या में नौकरियां मिली संविधान के बदौलत. संविधान जिंदा रहा. आज इन्होंने संविधान को ख़त्म करने का काम किया और जो संवैधानिक तौर पर नौकरियां मिलती थी वो नौकरियां आज जितने भी तमाम सरकारी डिपार्टमेंट थे उनका प्राइवेट सेक्टर में निजीकरण करके आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया. मसूरी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में घरों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. साथ ही लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला बंद होने के चलते उनके घरों में पानी भर गया है, जिससे घर में रखा सारा सामान खराब हो गया है. वहीं प्रशासन पर आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कई बार नगर पालिका से शिकायत की है, लेकिन इस और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया. जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है. वहीं एसडीएम का कहना है कि नगर पालिका को तत्काल सभी नाले खुलवाने के निर्देश दे दिए गए और लोगों को हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए भी कहा गया है. और लोक निर्माण विभाग का है. और क्योंकि सबसे पहले नगर पालिका को बरसात, यहाँ पता है कि 6 महीने बरसात रहती है, उससे पहले ही हमारे अधिकारियों को जितने हमारे नाले खाले हैं इनकी सफाई होनी चाहिए. पूर्व में भी डीएम साहब द्वारा स्पेशल एक पैसा आता था, बजट आता था नालों की सफाई के लिए, परंतु आजकल नालों पे कब्जा हो गया. अभी ये जो 5 स्टार होटल है, सवाई होटल, ये आप देख ही रहे हैं, इनका पुस्ता बना, सारा मलबा उस नाले के अंदर भर गया और वो सारा पानी डाइवर्ट हुआ. ये जो गड्डी खाने में हमारी एक डिस्पेंसरी है, वेटनरी डिस्पेंसरी, आपने देखा होगा, वो सारा पानी झरने के रूप में वहां आया और वहाँ पुस्ता भी गिर गया, जो कि पीडब्ल्यूडी का एक पुस्ता है, वो भी आपने देखा होगा, वो उसी कारण से ढहा क्योंकि उसके अंदर पानी भर गया. पानी ने सारा बिल्कुल खत्म कर दिया
और हालत यह है कि यहाँ के सारे नाले बंद हैं, प्रशासन कोई सुनने के लिए राजी नहीं। और इन नाले बंद होने की वजह से सारा पानी सड़कों पर घरों में घुस रहा है। तो दिक्कतें साफ तौर पर हैं। बहुत दिक्कतें हैं। पर यहाँ पर आपकी कोई सुध लेने भी नहीं आया। कोई सुध नहीं लेने वाला है जी। गोपेश्वर में पिछले 4 दिन से पेयजल की सप्लाई ठप होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज जल बोर्ड के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और मुख्य बाजार चौराहे पर संबंधित अधिकारियों का घेराव करके जमकर नारेबाजी की गई। स्थानीय लोगों का जल विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले कई दिनों से नलों में कीचड़ वाला पानी सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब पूरे नगर क्षेत्र में पानी की सप्लाई बंद हो गई। और जल निगम की दोनों अधिकारियों से हमने आज अब जल संस्थान के अधिकारी यहाँ पर आए हैं और इन दोनों विभागों का एक मामला है कि एक दूसरे का आरोप मरते हैं कि हमारी लाइन नहीं है, हैंड ओवर नहीं है। हमारा इनसे कहना ये है, जल संस्थान को हम विद्युत का पानी का बिल पे करते हैं तो जिम्मेदारी इनकी है। पानी की व्यवस्था पूरे नगर में व्यवस्थित करने का काम इनका है। और आज हमने इनको बोला है कि आज आप हमको गोपेश्वर नगर की पानी की व्यवस्था का रूट चार्ट बना कर देंगे कि आप गोपेश्वर नगर में पानी किस तरीके से पहुँचाएंगे, तब हम इनको यहाँ से जाने देंगे, नहीं तो यहाँ तब तक यही रहेंगे। 4 दिन से पूरा जिला मुख्यालय पानी की किल्लत से जूझ रहा है। अभी तक लोग अपना जो है संचय किया हुआ पानी ही इस्तेमाल कर रहे थे, परंतु बीते जो है 2 दिन पहले इनके द्वारा गंदा पानी जनता को दिया गया। ये सारा लग रहा है कि साजिश के तहत इस पूरे नगर का पानी जो है संस्थान के कर्मचारियों द्वारा बंद कर दिया गया है। इस तरह की मनमानी इन ऐसे अधिकारियों की हम नहीं सहने देंगे और जो ये पानी की किल्लत अगर ने सिर दूर नहीं की तो एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे जन आंदोलन खड़ा पहले अपने गंगा जो जल निगम पेमेंट करता है, सप्लाई लाइन तोड़ दी थी। कल शाम उन्होंने जोड़ दी थी, लेकिन रात को फिर दोबारा से वज्रपात हुआ है तो उनके द्वारा बताया गया कि दोबारा से फिर लाइन टूट गया उनकी। और जो हमारे पुराने स्रोत हैं उससे हम अपर पोर्शन पेट्रोल पंप से ऊपर अपर बाजार यहाँ तक सप्लाई देने वाले संभव हो पा रहे हैं। पिछले 1 महीने से गंदा पानी फिल्ट्रेशन सिस्टम है आपका? सिस्टम जो है वो जल निगम को लगाना है, उसके 2.5 करोड़ रुपये को मिल चुके हैं। वो कार्य उनके द्वारा किया जाना है गंगा योजना। खबर हरिद्वार से आ रही है। यूपीसीएल के एमडी डॉक्टर नीरज खैरवाल हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कुंभ मेला क्षेत्र में चल रहे अंडरग्राउंड केबल के कार्य में तेजी लाने के लिए समीक्षा बैठक की और साथ ही अभी तक किए गए काम का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान डॉक्टर नीरज खैरवाल ने संबंधित अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अंडरग्राउंड केबल का काम होने के बाद हरिद्वार का सौंदर्यीकरण तो होगा ही, साथ ही भविष्य में दुर्घटना का रिस्क भी अब कम हो जाएगा। वहीं इस काम में देरी पर नीरज खैरवाल ने कहा है कि जिस भी विभाग की वजह से ऐसा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तय करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जोशीमठ में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के चलते रोड ब्लॉक हो गया, जिससे स्थानीय लोगों के साथ तीर्थ यात्रियों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते गाड़ियों के साथ पैदल आवाजाही भी बंद हो गई है और दर्जनों गाड़ियां हाईवे के दोनों तरफ फंस गई हैं, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी प्रभावित हो रही है। किच्छा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अभियान चलाया है और इसी बीच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तस्कर के पास से बताया तस्कर फरजान के पास से स्मैक भी बरामद किया है। वहीं तस्कर के खिलाफ आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।